तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने यहाँ पे नर्वस सिस्टम की पैथोलॉजी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है डेट इज हेडिक। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जो हेडिक है ये आपका साइन है या सिम्टम है? ठीक है, माशाल्लाह आप लोगों को डिफरेंस तो पता होगा ना कि साइन क्या होता है, सिम्टम क्या होता है। तो मेरा फर्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि इसको पढ़ने से पहले हेडिक एक सिम्टम है या साइन है? क्योंकि अक्सर लोग इसको डिजीज समझ लेते हैं, तो डेट्स वाई मैं ये चीज यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि हेडेक एक बीमारी नहीं है। ठीक है, ये बीमारी की वजह से होने वाला आपके पास सिम्टम हो सकता है। तो हेडेक के बेसिकली आप लोगों ने याद रखना है, इट इज द सिम्टम। या हर बच्चे को पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम। साइन वो होता है जो डॉक्टर बेसिकली जो है ना वो कह लो कि बंदे की बॉडी में देखता होता है, और सिम्टम जो पेशेंट होगा, जो मरीज होगा, वो खुद डॉक्टर को आके बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे जोड़ों में दर्द हो रहा है। मतलब इस तरह की जो मरीज कंप्लेन करेगा ना, वो आपके पास क्या होगा, सिम्टम्स होंगे। ये आपने याद रखने। अच्छा, अब यहाँ पे डिटेल में जाने से पहले आप लोगों को यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए हेडिक के बारे में। कि आपके पास जो हेडिक होती है ना, ये बेसिकली आपके पास दो तरह की होती है। ठीक है, एक आपके पास हेडिक होती है जिसको बोलते हैं प्राइमरी, और एक आपके पास हेडिक होता है जिसको बोलते होते हैं सेकेंडरी। तो ये पहले हर बच्चे को मतलब क्लियर होना चाहिए कि आपके पास एक हेडिक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। अच्छा, अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेडिक, कि प्राइमरी और सेकेंडरी हेडिक में डिफरेंस क्या होता है। तो पहला हमने पॉइंट पढ़ा कि ये जो हेडिक है इट इज दिस सिम्टम। ठीक है, ये सिम्टम हम आगे पढ़ते हैं कि कौन सी डिजीजेस की वजह से हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो हेडिक होता है बेसिकली ये दो कह सकते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन होती है। एक प्राइमरी हेडिक होता है और एक आपका सेकेंडरी हेडिक होता है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इन दोनों में से, प्राइमरी और सेकेंडरी में से, मोस्ट कॉमन हेडिक कौन सा होता है? प्राइमरी होता है या सेकेंडरी होता है? जल्दी से बताएं, शाबाश। मोस्ट कॉमन हेडिक कौन सा होता है? मैं आगे डिफरेंस क्लियर करता हूँ, व्हाट इज अ प्राइमरी, व्हाट इज सेकेंडरी। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या याद रखना है कि जो आपके पास मोस्ट कॉमन कह ले कि हेडिक की टाइप होती है, वो आपके पास प्राइमरी होती है। अच्छा, अब अगर आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा ना, तो आप लोग कभी भी सेकेंडरी हेडिक नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले आपके पास प्राइमरी हेडिक क्या होता है और एक आपके पास आता है सेकेंडरी हेडिक, दोनों को जो है ना वो हम समझते हैं। तो देखिए, प्राइमरी हेडिक में क्या होता है, आप लोगों ने याद क्या रखना है कि ये बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो कोई ना कोई प्राइमरी डिसऑर्डर होगा। ठीक है, प्राइमरी डिसऑर्डर का मतलब ये है कि बंदे को इसके अलावा कोई भी बॉडी के अंदर अंडरलाइंग डिजीज नहीं है। कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई हेमरेज नहीं है, कोई आपके पास हाइपरटेंशन नहीं है, कोई आपके पास वेसल्स की डिजीज नहीं है। मतलब अगर आपको बॉडी के अंदर अंडरलाइंग कोई और दूसरे ऑर्गन में डिजीज ना हो, ठीक है, आपको जस्ट प्राइमरीली प्रॉब्लम आपके मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की है, उसकी वजह से अगर आपको हेडिक हो रहा है, तो वो आपके पास क्या आएगा, प्राइमरी हेडिक होगा। अब सेकेंडरी हेडिक क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आता है, उसको ब्रेन कैंसर है। ठीक है, उसको ब्रेन कैंसर है। या एक बार मेरे पास पेशेंट आता है, उसको आपके पास सब एरेक्नॉइड हेमरेज है, या आप कह सकते हो कि इंट्राक्रेनियल हेमरेज है, उसको ब्रेन के अंदर हेमरेज है, या उसको ब्रेन के अंदर इंफेक्शन है, मेनिंजाइटिस है, इंसेफ्लाइटिस है, या फिर आप लोगों ने पीछे पढ़ा सेरिब्रल वेन, जो आपकी ये साइनस थ्रोम्बोसिस होती है, सेरिब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है, अगर किसी को ये है, या अगर किसी को इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है। तो बेसिकली ये जितने भी डिसऑर्डर्स के मैंने नाम लिए हैं, इन डिसऑर्डर्स की वजह से अगर आपको हेडिक होती है ना, तो ये प्राइमरी नहीं होगा। ऑलरेडी आपकी बॉडी में प्राइमरी डिसऑर्डर है, एंड दैट डिसऑर्डर विल लीड टू हेडिक। ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले मुझे बताएं, आप लोगों को क्लियर है कि व्हाट इज प्राइमरी हेडिक, व्हाट इज सेकेंडरी हेडिक? जल्दी से बताएं, शाबाश। यार व्हाइट बोर्ड जो है ना वो आईपैड पे ओपन नहीं हो रहा, डेट्स वाई मैं यहाँ पे आप लोगों को ये चीजें क्लियर कर रहा हूँ। बट आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि हर चीज आपको जो है ना वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बिफोर रीडिंग द फर्स्ट एड। तो प्राइमरी हेडिक क्या होता है, सेकेंडरी हेडिक क्लियर है सब लोगों को? जल्दी से बताएं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक और चीज देखेंगे कि ये जो हमने पढ़ा कि प्राइमरी हेडिक होता है या आपका जो सेकेंडरी हेडिक होता है, ये होता क्यों है? ठीक है, बाकी तो हम आगे जाके टाइप्स पढ़ते हैं, लेकिन हेडिक क्यों होता है? तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि बेसिकली कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर होती हैं, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हमारे ब्रेन के आउटसाइड होती हैं, जिसको एक्स्ट्रा क्रेनियल बोलते हैं। तो बाज दफा क्या होता है, आपकी इंट्रा या जो आपकी एक्स्ट्रा क्रेनियल बेसिकली स्पेशली स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन स्ट्रक्चर्स की इरिटेशन की वजह से क्या होता है,
आपको फिर पेन होता है। अब उसमें क्या हो सकता है, मेनिंजिस हो सकता है और ब्लड वेसल हो सकता है। तो जब भी आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, मेनिंजिस, ठीक है, दीज आर दी, ये कह सकते हो कि इंट्राक्रेनियल है, ये आपने याद रखने हैं। फिर उसके उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल तो आपके आउटसाइड भी हो सकती है ना, सीएनएस के बाहर भी हो सकती है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ब्लड वेसल हो या मेनिंजेस हो, ठीक है, इनकी इरिटेशन की वजह से क्या होगा, आपको हेडेक होगा। तो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है पेन ड्यू टू इरिटेशन ऑफ इंट्रा और एक्स्ट्रा क्रेनियल स्ट्रक्चर। फिर उसने एग्जांपल दी है मेनिंजेस और ब्लड वेसल। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करता चलूं कि जो मेनिंजेस है बेसिकली ये आपके सीएनएस और आपके स्पाइनल कोड के बाहर ही आती है, क्योंकि ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसको ब्रेन को और स्पाइनल कोड को कवर करती है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूं बेसिकली हेडिक के लिहाज से, तो हेडिक के लिहाज से जो आपके पास एक्स्ट्रा क्रेनियल का मतलब ये होगा कि ये आउटसाइड द क्रेनियम है। तो वहां पे नहीं आप लोगों ने कंफ्यूज होना कि सर ने तो इस तरह पढ़ाया कि जो मेनिंजेस है वो तो इंट्राक्रेनियल होती है। जस्ट मैं कवरिंग की अगर बात करूं तो दे आर आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड के बाहर होती है। ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद है प्राइमरी हेडेक कौन कौन सी है। एक टेंशन टाइप है, माइग्रेन टाइप है और क्लस्टर टाइप, इसको हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। सेकेंडरी हेडेक क्या हो सकती है, काजिज, अगर कोई बंदा मेडिकेशन ओवर यूज कर रहा है, अगर किसी को मेनिंजाइटिस है, अगर किसी को सब एरेक्नॉइड हेमरेज है, अगर किसी को हाइड्रोसिफिलिस है, अगर किसी को ब्रेन में कैंसर है, नियोप्लेजिया है, अगर किसी मरीज को जॉइंट सेल आर्थराइटिस। जॉइंट सेल आर्थराइटिस क्या है, बेसिकली इट इज दी वस्कुलाइटिस। वस्कुलाइटिस क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी ब्लड वेसल डिसऑर्डर। ये आपकी ऐसी डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है, आपकी वेसल की इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसको हम लोग जॉइंट सेल आर्थराइटिस बोलते होते हैं। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज हेडिक। हेडिक बेसिकली एक क्लिनिकल जो है ना वो सिम्टम है जो हमें मरीज आके बताएगा। अच्छा, उसके बाद आपने पढ़ा हेडिक की टाइप्स, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी क्या होता है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम, ठीक है, इसमें आपकी बॉडी में कोई अंडरलाइंग डिजीज नहीं होगी। जो अगर अंडरलाइंग डिजीज हो और उसकी वजह से हेडिक हो तो सेकेंडरी होगा, ये आपने याद रखने। फिर उसके बाद मैंने बताया हेडिक क्यों होता है, तो इसमें आपने क्या याद रखना है कि आपके क्रेनियम के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ आउटसाइड द क्रेनियम अगर स्ट्रक्चर्स है, जब भी उनकी इरिटेशन होती है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, आपको पेन होगा, ये आपने याद रखने। फिर उसके बाद प्राइमरी की टाइप्स पता होनी चाहिए, टेंशन टाइप है, माइग्रेन है, क्लस्टर है। सेकेंडरी के अंदर बहुत सारी काजेज हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखी हुई है, वो आप लोगों ने याद रखनी है कि मेनिंजाइटिस है। फिर यहाँ पे इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन नहीं लिखा हुआ, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। फिर इसी तरह यहाँ पे उसने सेरिब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस नहीं लिखा हुआ, वो भी काज हो सकती है। तो जरूरी नहीं कि इन्हीं को रट्टा लगा लेना है और कहना लो जी बस जो है ना सेकेंडरी हेडेक तो इन्हीं से होती है। बहुत सारी काजेज है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काजेज उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, एटलीस्ट ये पता होनी चाहिए, ये आपने याद रखने। अच्छा, उसके बाद अब क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ना उसमें हम लोगों ने प्राइमरी हेडिक को लेके चलने हैं, हमने सेकेंडरी हेडिक को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना। वो आगे हमारे डिसऑर्डर्स आएंगे, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। अब जो प्राइमरी हेडिक है इसमें मैंने आप लोगों को तीन बताई है। एक आपकी टेंशन टाइप है, एक आपकी माइग्रेन है और एक क्लस्टर है। मेरा आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका प्राइमरी हेडिक होता है, इसमें अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इन तीनों में सबसे कॉमन कौन सा है, क्या बताएंगे आप। प्राइमरी के अंदर इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा होता है, टेंशन होता है या आपके पास माइग्रेन होता है या क्लस्टर होता है। बहुत सिंपल और हर बंदे को पता है, वो टेंशन टाइप होता है, ठीक है। टेंशन टाइप हेडेक आपका 60 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन में होता है। जो माइग्रेन है ये आपका अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 15% होता है। और जो आपका क्लस्टर हेडेक है ना ये तो होता ही बहुत कम है ना, 0.1 to 2% होता है। ये आपने इसके अंदर जो है ना वो चीजें याद रखनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्पेशली जो है ना वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन टेंशन टाइप हेडेक को, फिर उसके बाद दूसरी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना वो इनको पढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ पॉइंट्स जाके, जो कि आपको एग्जाम के अंदर जो है ना वो हेल्पफुल होंगे। जो भी आपने हेडेक पढ़नी है ना, जो भी टाइप पढ़नी है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि यार मरीज को जो दर्द हो रही है ना, वो दर्द आधे सर का है या पूरे सर का है। पहले तो ये कन्फर्म करने हैं, ये यूनिलैटरल है या बाईलैटरल है। अच्छा, ये कन्फर्म कर लिया आपने, फिर आपने उससे पूछना है कि यार मुझे ना बताओ दर्द होती कहाँ पे है? अपना हाथ लगाओ या मुझे इशारा करके बताओ डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे दर्द होती है। आपने लोकेशन जानना मतलब बहुत जरूरी होता है। तो साइड यूनि या बाई, उसके बाद लोकलाइज करना है आपने। थर्ड पॉइंट आपने मरीज से ये पूछना है कि यार आपको जब दर्द होती है, दर्द के साथ कोई और आपको कोई सिम्टम आता है,
कोई नाक से पानी आता हो, आंखों में दर्द होती हो, आंखों में इचिंग होती हो, कोई आपको मतलब साउंड से या लाइट से कोई मसला होता हो, ठीक है? मतलब ये आप लोगों ने उससे सिम्पटम पूछनी है, क्योंकि आप ये पूछेंगे तो आपको जो डायग्नोसिस होगी डिफरेंशिएट करने में हेल्पफुल होगी। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले अब पढ़ेंगे टेंशन टाइप हेडेक। मैंने क्या बताया कि ये जो आपके पास टेंशन टाइप हेडेक है ये आपका 60 टू 80% होता है। तो इट्स मीन इन द प्राइमरी टेंशन टाइप हेडेक इज मोर कॉमन देन द माइग्रेन एंड क्लस्टर, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आपने याद रखना है, जब भी मरीज हमारे पास आता है ना इस तरह का, वो आके बोलता है डॉक्टर साहब मुझे ना सर में दर्द हो रही है, लेकिन ये दर्द ना एक बैंड की तरह की है, मतलब जैसे आपका प्रेशर होता है ना बैंड का, ठीक है, आपके हेड के इर्द गिर्द वैसे होगा। तो ये आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, मतलब इसके अंदर जो हेडेक होगी ना वो इस तरह से होगी, मरीज आपको बताएगा डॉक्टर साहब इस तरह से जो है ना वो बैंड लाइक जो है ना वो मतलब मुझे हेडेक होती है, प्रेशर फील होता है, और ये बाईलैटरल होगा। डायग्राम के अंदर भी ये दोनों साइड इन्वॉल्व है, तो ये आपका बाईलैटरल है, और इसको बोलते थे बैंड लाइक हेडेक, ये आपने याद रखना है। और ये जो हेडेक है ना ये आपका कांस्टेंट रहता है, मतलब अब मरीज आपको बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे जो है ना वो मोस्टली दर्द होते ही रहता है सारा दिन, ऐसा नहीं होगा कि मैं रात को सोता हूँ मुझे ज्यादा होता है, दिन में उठता हूँ नहीं होता। कांस्टेंट का मतलब होता है ये कंटिन्यूस आपको होता रहेगा, और इसमें जो ड्यूरेशन होगा इट इज ग्रेटर देन 30 मिनट, मतलब जो मरीज को दर्द होगा ना उसकी जो ड्यूरेशन पूछा जाए मरीज को 30-40 मिनट से मतलब मुसलसल दर्द रहता, ठीक है, ये आपने याद रखना। और ये 4 से 6 घंटे तक मैक्सिमम हो सकता है, मतलब दर्द की जो शिद्दत है उसका जो टाइम है ना उसने लिखा हुआ है कि 30 मिनट से ज्यादा होगा, 4 से 6 घंटे तक रह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि ये बैंड लाइक पेन होती है, इसमें कोई नोजिया वॉमिटिंग नहीं होता, इसमें आपको किसी किस्म का फोटोफोबिया फोनोफोबिया, अब व्हाट इज दी फोटोफोबिया एंड वन इज दी फोनोफोबिया, अब इसमें क्या होता है, तो उसने पहले ये लिखा हुआ है नो मोर देन वन ऑफ फोटोफोबिया, और मतलब ये है कि बंदा आपके पास आता है आके बोलता है डॉक्टर साहब मुझे ना लाइट से सेंसिटिविटी है, उसको फोटोफोबिया बोलते हैं, मुझे वॉइस से सेंसिटिविटी है, उसको फोनोफोबिया बोलते हैं। तो मरीज आपको इनमें से एक बताएगा, ठीक है, नो मोर देन वन ऑफ फोनोफोबिया या फोटोफोबिया, इनमें से एक होगा। फिर उसके बाद है ओरा, इसमें ओरा नहीं होगा। व्हाट इज ओरा, क्या होता है, आपने क्या याद रखना है, ओरा बेसिकली दीज आर दी क्लिनिकल सिम्टम्स जो मरीज को आएंगे बिफोर दी हेडिक, दीज आर दी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो मरीज को हेडिक से पहले फील होते हैं। ये हम आगे पढ़ते हैं कि ये किस तरह के होंगे, बट यहाँ पे याद रखना है कि ओरा क्या है, ये बेसिकली आपके पास सेंसेशंस होती हैं जो एक पर्सन को फील होंगी बिफोर दी हेडिक, और इसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी बोलते होते हैं, ये आपने इसमें याद रखने। फिर मोस्ट कॉमन आपका प्राइमरी हेडिक है अटेंशन टाइप, ये फीमेल में ज्यादा होता है, ये आपने याद रखने। ये आपको सारी बातें जो है ना वो पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे ना उसने रिस्क फैक्टर नहीं लिखे, लेकिन प्लीज आप लोगों ने ये रिस्क फैक्टर्स याद रखने हैं। अगर एक बंदा अंडर एंजाइटी है, ठीक है, अगर एक बंदा अंडर स्ट्रेस है, फिर इसी तरह अगर आपकी स्लीप बहुत प्योर है, पुअर है, ठीक है, सही से आप नींद नहीं ले रहे, या आपकी एज बहुत यंग, आप लोगों को पता है ये यंग एज के अंदर ज्यादातर ये टेंशन टाइप हेडिक होता है। तो एंजाइटी, स्ट्रेस, पुअर स्लीप, यंग एज, ऑल दीज आर दी रिस्क फैक्टर, ये आपको बताना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अब ट्रीटमेंट को पढ़ने से पहले बाज दफा टेंशन टाइप हेडिक की आपसे वो टाइप भी पूछ सकते हैं कि जो टेंशन टाइप हेडिक है इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो बाज दफा बुक्स के अंदर दो लिखा होता है, एपिसोडिक एंड क्रोनिक, ठीक है। एपिसोडिक का मतलब होगा कि मरीज को आपके पास जो है ना वो मतलब लेस देन 15 टाइम पर मंथ होगा, ठीक है, लेकिन अगर यही दर्द आपका ग्रेटर देन 15 जाता है पर मंथ के अंदर तो वो आपका क्रोनिक होगा, मतलब एक बंदा उसको दर्द कंटिन्यूस रहता है। और एक मरीज मेरे पास आता है कि बोलता है डॉक्टर साहब मुझे दर्द ना को महीने में 5-6 दिन रहते हैं, तो इट इज एपिसोडिक। लेकिन अगर एक बंदा आता है डॉक्टर साहब मुझे दर्द जो है ना वो मतलब कंटिन्यूस 20-25-22 दिन जो है ना वो कंटिन्यूस रहते हैं, तो क्रोनिक होगा, ये आपको बताना चाहिए। ये आप लोगों ने प्लीज इसमें जो है ना वो याद रखने। उसके बाद आती है इसकी ट्रीटमेंट की बात। अब ट्रीटमेंट के अंदर आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि आपके पास जो ट्रीटमेंट होती है ना, ट्रीटमेंट डिपेंड करती है आपसे एग्जाम के अंदर क्या पूछा जा रहा है। अगर वो आपसे एग्जाम में पूछे कि मरीज आपके पास आया उसको सिम्टम आ रहे हैं, आपने उसको अक्यूटली मैनेज करना है, तो आप क्या करोगे, तो आपने उसके अंदर एनसेड्स यूज करने हैं या असीटोमेनोफिन या एनाल्जेसिक जो भी आपकी पेन किलर होती हैं, लाइक पैरासीटामोल है, ठीक है, आपकी एनसेड ड्रग है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर उसके बाद अगर पूछा जाए प्रोफ्लेक्सिस, अब प्रोफ्लेक्सिस का मतलब क्या है, मेरे पास एक बंदा आया है उसको टेंशन टाइप हेडिक था, मैंने उसको एनसेड दिया वो ठीक हो गया, अब वो घर जा रहा है। अब जहरी बात है अगर उसको ये प्रॉब्लम बने
मैं चाहता हूँ कि उसको आगे कोई मसला ना बने, तो मैं उसको साथ में ऐसी ड्रग दूंगा जो एज अ प्रोफिलेक्टिक तौर पे काम करेगी और इसके नेक्स्ट जो एपिसोड्स होंगे, जो सिम्टम्स होंगे, उनको कम करेगी। तो वो ड्रग्स कौन सी हैं? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के अंदर एमिट्रिप्टालीन है, और साथ में आप बिहेवियरल थेरेपी करेंगे। फिर एक और ड्रग है, अगर वो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो आपका आता है बेंजोडायजेपिन, ये भी हम यूज कर सकते हैं। या फिर आपके पास एक और ड्रग आती है फ्लूऑक्सीटिन, ये भी ड्रग अक्सर हम लोग यूज करते होते हैं। तो अब आप लोगों ने, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द अक्यूट ट्रीटमेंट या अबॉर्टिव ट्रीटमेंट फॉर टेंशन टाइप, तो असिटोमेनाफिन या एनसिड। अच्छा, व्हाट इज द प्रोफिलेक्टिक ट्रीटमेंट फॉर टेंशन टाइप, तो आप लोगों ने इसको पिक करना है। तो जल्दी से बताएं, शाबाश, ये टेंशन जो टाइप हेडिक है, ये सब लोगों को क्लियर है? आप लोगों ने प्लीज साथ साथ पार्टिसिपेट करना है, आप लोग बताते नहीं है, ठीक है, जस्ट साइलेंट रहते हैं। साथ साथ पार्टिसिपेट करते रहा करें। चीजें आप लोगों को समझ आ गई हैं? टेंशन टाइप हेडेक के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चीज जो यहाँ से ना समझ आई हो? देखो, मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ, ठीक है, ये मेरी आप लोगों के साथ क्या प्रॉमिस है। अगर एक बंदा इन चीजों को कर लेता है ना, ना तो उसको एनआर स्टेप 1 में मसला बनना है, ना ही उसको एनआर स्टेप 2 में मसला बनना है। और जब वो बंदा यूवर्ड के क्वेश्चन करेगा यूएसएमएलई के लिए, तो उसको मसला नहीं बनेगा। इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोगों ने करना है। सेकंड हमारे पास आता है माइग्रेन, ठीक है। अब माइग्रेन के बारे में हम लोग यहाँ पे सबसे पहली बात मैंने आपको पीछे बताई कि ये आपकी पॉपुलेशन में 15% होता है, ठीक है। इसमें जो आपको हेडिक होती है, उसकी अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं, तो वो मॉडरेट हो सकती है या सीवियर हो सकती है। मतलब जो दर्द की शिद्दत होगी, वो मॉडरेट या सीवियर हो सकती है। फिर इसके अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो दर्द होती है, ये यूनिलैटरल होती है। अब आप डायग्राम में देखोगे तो एक साइड इन्वॉल्व है, ठीक है, ये यूनिलैटरल होती है। इसमें जो दर्द होगी वो 4 से 72 घंटे जो है ना वो रह सकती है। अब इसमें जो दर्द होगी ना, उसकी मतलब जो डिफाइन करने की क्वालिटी या प्रॉपर्टी है, वो डिफरेंट है। ऊपर आपने पढ़ा टेंशन इज लाइक बैंड, ठीक है, वो बैंड टाइप होगा। लेकिन जो माइग्रेन होते हैं ना, इसको बोलते होते हैं थ्रॉबिंग हेडिक, ठीक है, THROBBING, थ्रॉबिंग हेडिक। या फिर इसको बोलते हैं पल्सटाइल हेडिक। या आपने याद रखना है, इसको पल्सटाइल पेन या थ्रॉबिंग हेडिक बोलते होते हैं। लेकिन इस सर दर्द के साथ क्या होगा? पहली बात तो ये दर्द आधे सर के, आप देखो ना यार, आपने मरीज से पूछा आप बताओ आपको दर्द आधे सर का है या पूरे सर का है, आपको फौरन पता चल जाएगा कि जो है ना, अगर वो आधे सर का है तो उसमें फिर माइग्रेन पॉसिबल हो सकता है। टेंशन में हमेशा दोनों या पूरे सर का दर्द होता है, ये आपने याद रखने। और इसमें साथ में नोजिया भी होगा, वॉमिटिंग भी होगी, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, ये मोर देन वन हो सकती है, ये आपने याद रखने। और इसमें मरीज को ओरा भी होगा, ये आपको बताना चाहिए। अब देखो, मैंने आपको ऊपर ये चीज पढ़ा दी कि हेडिक क्यों होती है, क्यों ये मरीज को प्रॉब्लम बनती है। तो इट इज द इरिटेशन ऑफ क्रेनियल नर्व 5, जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व है, मेनिंजेस हैं और आपकी ब्लड वेसल्स हैं। मतलब इनकी इरिटेशन की वजह से आपको दर्द होगा। अब यहाँ पे एमसीक्यूज है कि भाई इरिटेशन क्यों होती है, क्या रीजन है? तो बेसिकली आपके ब्रेन के अंदर कुछ वेजो एक्टिव न्यूरोपेप्टाइड जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। मतलब जब आपकी ये स्ट्रक्चर्स इरिटेट होती हैं, इरिटेशन की वजह से दे विल रिलीज वेजो एक्टिव न्यूरोपेप्टाइड। और उसमें क्या क्या है? सब्सटेंस पी है, कैल्सीटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड है। मतलब ये जो आपके हार्मोनल स्ट्रक्चर्स है ना, ये क्या करेंगी? आपकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्रेनियल नर्व 5, मेनिंजेस, ब्लड वेसल्स, इनकी इरिटेशन करवाएंगे, ठीक है। जब उनकी इरिटेशन होगी तो आपको क्या होगा? हेडेक होगा। ये आपने याद रखने, इन न्यूरो को या इन सिग्नल्स को आपको याद रखने कि सब्सटेंस पी होता है, कैल्सीटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड होता है, ये जाके आपकी क्रेनियल नर्व 5, मेनिंजेस को, ब्लड वेसल्स को इरिटेट करेंगे। जब इरिटेशन होगी तो सर दर्द होगा। अच्छा, ये फीमेल्स में कॉमन होता है। फिर उसने लिखा हुआ है ये पल्सटाइल होगा, अब 1 डे ड्यूरेशन, मतलब 24 घंटे तक रह सकता है। यूनिलैटरल होगा, नोजिया होगा। डिसेबलिंग का मतलब होता है ये जो पेन है ना, ये बहुत सवियर होती है, ठीक है। ये आपने याद रखने, इसको डिसेबलिंग बोलेंगे। अच्छा जी, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? अक्यूट में आपने एनसेट्स देने हैं, या ट्रिप्टेन यूज कर सकते हो, या डाई हाइड्रो अर्गोटेमीन, ठीक है। उसमें आप साथ में मरीज को एंटीएमेटिक्स भी देंगे। एंटीएमेटिक्स के अंदर प्रोक्लोरपेराजीन और मेटाक्लोपरामाइड। अब देखो, आप लोगों ने ये सारी इकट्ठी ड्रग नहीं देनी। मैं अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ, फर्स्ट एड को समझ के पढ़ा करें, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अक्यूट मैनेजमेंट में हम मरीज को क्या देंगे, या तो एनसेड दे लो, एनसेड से फर्क नहीं पड़ा तो ट्रिप्टेन दे लो, अगर उससे भी फर्क नहीं पड़ा तो डाई हाइड्रो अर्गोटेमीन दे दो। ये आपने याद रखना है। साथ में अगर नोजिया वॉमिटिंग है तो एंटी एमेटिक दे दो। हर बंदे को नहीं देनी एंटी एमेटिक, जिसको नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है उसको देनी है।
और इसमें आपने कोशिश करनी है कि प्रोक्लोपेराजीन यूज करें, मेटाक्लोपेरामाइड के साइड इफेक्ट थोड़े ज्यादा होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आप प्रोफ्लेक्सिस मतलब मरीज को क्या समझाएंगे कि भाई अपनी नींद अच्छी करो, डाइट अच्छी करो, एक्सरसाइज करो, ठीक है। और साथ में आप मरीज को बीटा ब्लॉकर दे सकते हो, या एमिट्रिप्टालिन एज अ प्रोफ्लेक्टिक दे सकते हो, या आप तो पिरामेड दे सकते हो, या वल्परेट दे सकते हो, या फिर आप ब्यूटेलिनम टॉक्सिन भी यूज कर सकते हो, या फिर आपने ऊपर पढ़ा ये जो कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड है, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं, जिसको बोलते हैं एंटी कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। देखो अब एक बंदे को आपने ये सारी चीजें नहीं देनी, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ फॉर प्रिवेंशन, ठीक है। फॉर प्रोफ्लेक्सिस उसमें आप बीटा ब्लॉकर में कौन सी ड्रग, प्रोप्रेनालोल, यहाँ पे नहीं लिखा, लिख लेना है साथ। और यहाँ पे उसने एमिट्रिप्टालिन लिखा है, इसके आगे लिख लेना इट इज द टीसीए, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ताकि बाद में आप लोग पढ़ो तो आपको पता चले कि ये ड्रग है कौन सी, बजाय के रट्टा लगाओ। तो इनमें से एक आध आपने यूज करनी है, सारी इकट्ठी मरीज को नहीं देनी, ये आप लोगों ने याद रखने। अच्छा, अगर वो आपसे पूछे कि एक मरीज है उसको हेडिक है, माइग्रेन है, आप बताएं इसमें आप फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी यूज करेंगे, तो आपने इसमें पैरासीटामोल, एनसेड्स या ट्रिप्टेन, ये फर्स्ट लाइन जो है ना वो ड्रग्स होती हैं। अच्छा, अगर फर्स्ट लाइन से ठीक ना हो तो फिर आपने यूज करनी होती है सेकंड लाइन, उसमें आप लोग याद रख सकते हैं वेलप्रेट, ठीक है, वेलप्रेट, या एक और ड्रग है गाबा पेंटीन। ये प्लीज आप लोगों ने लिख लेना है अपनी बुक के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे उसने वल्परेट लिखा हुआ है, गाबा पेंटीन नहीं लिखा। तो ये जो वल्परेट है ना, ये सेकंड लाइन आप लोग ड्रग यूज कर सकते हो। तो ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। तो जल्दी से बताएं, शाबाश, ये हेडिक का जो आपका माइग्रेन का टॉपिक है क्लियर है? जल्दी से बताएं, शाबाश। माइग्रेन का टॉपिक क्लियर है सब बच्चों को? कोई भी चीज या कोई भी पॉइंट जहाँ पे जो आपको ना समझ आया हो? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लस्टर हेडिक को। सब लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? ठीक है, ठीक है। सेकंड ड्रग गाबा पेंटीन है, गाबा पेंटीन, और एक मैंने बताया वल्परेट, गाबा पेंटीन एंड वल्परेट, GABAPENTIN, गाबा पेंटीन। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लस्टर हेडिक को। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है, इट इज 0.1% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इसका दूसरा नाम है सुसाइडल हेडिक, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? सुसाइडल हेडिक, ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये बहुत सवियर पेन होती है, एक्सकुरिएटिंग इसको बोलते होते हैं। ये बहुत सवियर होती है, और ये यूनिलैटरल होती है, और ये आपको अराउंड द आई होगी, या अराउंड द टेम्पल, जो आपका टेम्पोरल रीजन है वहां पे होगी, ये आपने याद रखने। तो आई के इर्द गिर्द हो सकते हैं या टेम्पल के इर्द गिर्द। और इसका जो ड्यूरेशन है ना, वो लेस देन 4 आवर्स होगा, ठीक है। 10 मिनट 15 मिनट रहेगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर दोबारा होगी, ठीक है। रेपिटेटिव होती है, ये आपने याद रखने। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो पेन होती, देखो यहाँ पे इसमें लिखा है एक्सकुरिएटिंग। एक्सकुरिएटिंग का मतलब होगा ये जो पेन है ये बहुत सवियर है, इट इज लाइक सुसाइडल हेडिक। ये आपने इसमें याद रखना है कि बंदे का दिल करेगा कि यार मैं ना सुसाइड कर लूं, इतनी सवियर ये पेन होती है। और दूसरा, इसमें आपकी पेन पेरी ऑर्बिटल मतलब आंख के इर्द गिर्द होगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो क्लस्टर हेडिक होती है ना, इसमें मरीज को साथ में क्या होता है, आंखों से पानी आता है, लेक्रीमेशन होती है, नाक से पानी आता है, राइनोरिया होता है, कंजक्टाइवा रेड होता है, इंजेक्शन होता है। कंजक्टाइवल इंजेक्शन का मतलब है कंजक्टाइवा रेड होगा। इंजेक्शन का ये मतलब नहीं कि उसकी कंजक्टाइवा में इंजेक्शन लगाना है, इसका मतलब उसका कंजक्टाइवा रेड होगा। और साथ में मरीज को हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है, मतलब इप्सिलैटरल मायोसिस, ठीक है। ये आप लोगों ने हॉर्नर सिंड्रोम पढ़ा भी हुआ है, कि इसमें मरीज को एनहाइड्रोसिस होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। ये बेसिकली आप, मियोसिस होता है या मिड्रोसिस होता है, चलिए मुझे आप लोग बताएं, मरीज को हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर मियोसिस होता है या मिड्रोसिस होता है? जल्दी से बताएं, शाबाश। अभी पता चल जाता है माशाल्लाह, जो बच्चे काफी आगे भाग दौड़े हैं, ये जिन्होंने पहले चीजें पढ़ी हुई हैं। तो बताएं जी, आपके पास क्या होता है हॉर्नर सिंड्रोम? जल्दी से बताएं यार। हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर मिड्रियोसिस मतलब प्यूपल डायलेट होता है या कंस्ट्रिक्ट होता है? आसान सा क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है, कि आपके पास जो हॉर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें प्यूपिल की मियोसिस होती है, कंस्ट्रिक्शन होती है, ये आपने याद रखने। अच्छा जी, उसके बाद ये मेल्स में कॉमन होते हैं। ट्रीटमेंट क्या, अक्यूट सुमाट्रिप्टेन दे दो या 100% ऑक्सीजन दे दो? आप लोग 100% ऑक्सीजन को याद रखो, ये एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द अक्यूट ट्रीटमेंट फॉर क्लस्टर हेडिक। प्रोफ्लेक्सिस में आप लोग बरेपा मिल दे सकते हो, ये आपने याद रखने।
तो ये आपको इसमें जो है ना वो पता होना चाहिए। अजान हो रही है, जस्ट 1 मिनट वेट करेंगे आप लोग। ये टॉपिक है, इसको कंप्लीट करके तो नेक्स्ट हमारा ये छोटा सा टॉपिक है ट्राइजेमिनल न्यूरalgia। अच्छा ना, सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझना है कि अगर आप लोगों के सामने आज के बाद कोई भी बंदा या आप लोगों को एग्जाम के अंदर लिखा आता है ट्राइजेमिनल न्यूरalgia, आपको इसके बारे में क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। अच्छा देखो, सबसे पहली बात जो आप लोगों ने याद रखनी है ना, आप सिंपल याद रखो, इसमें भी क्या होता है, एक तरह का ना बंदे को पेन होता है, ठीक है, दर्द होता है। अब ये जो दर्द होता है ना, ये कहाँ पे होगा? ये आपको सर में नहीं होगा। ये पेन आपको होगा जहाँ पे आपकी जो क्रेनियल नर्व 5 की V2 और V3 ब्रांच होती है, ठीक है, वहां पे पेन होगा। तो ये जो आपको V1 V2 V3 ब्रांच आपको नजर आ रही है, मतलब ये आपकी V2 ब्रांच है और ये आपकी V3, मतलब मरीज होगा वो आपको आके बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ इतने हिस्से में जो है ना वो मसला है, ठीक है, वो V2 का हो सकता है, V3 का, V1 का हो सकता है। अब देखो, ये जो ब्रांचेज हैं ये आपकी ट्राइजेमिनल नर्व की है। डेट्स वाई इसको बोलते होते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरalgia। का मतलब क्या होगा कि ये बेसिकली आपकी पेन होगी, ठीक है, जो आपके क्रेनियल नर्व की वजह से आ रही है, तो उसको ट्राइजेमिनल न्यूरalgia बोलते हैं। तो ये बेसिकली जो पेन है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल जो नर्व होती है ना आपकी क्रेनियल नर्व 5, उसका बेसिकली कंप्रेशन हो जाता है। कंप्रेशन किससे होता है? आपका जो ब्रेन स्टेम होता है ना, ब्रेन स्टेम के अंदर एक एबनॉर्मल वेसल का लूप, ठीक है, बन जाता है, जिसको बोलते हैं वस्कुलर लूप, अबेरेंट वस्कुलर लूप। मतलब ये वहां पे एबनॉर्मल एक वेसल का लूप होगा जो क्या करेगा, आपकी क्रेनियल नर्व 5 को कंप्रेस करेगा। जब क्रेनियल नर्व 5 कंप्रेस होगी ना, तो जहां जहां पे क्रेनियल नर्व की ब्रांचेस जा रही हैं, वहां वहां पे आपको दर्द होगी। अब वो आपकी V1 V2 V3 तीनों में कोई भी हो सकती है, ये आपने याद रखना है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि यार इसको ट्राइजेमिनल न्यूरalgia है। वो हमेशा एग्जाम में ये चीज बताते होते हैं कि आपके पास एक बंदा आया है, वो आपको आगे बोलता है डॉक्टर साहब जब भी मैं खाना चबाता हूँ, या जब भी मैं बोलता हूँ, या जब भी मेरी चिक्स को थोड़ा सा कोई टच करता है ना, तो मुझे शोक लाइक जो है ना वो सेंसेशन, या स्टैबिंग लाइक सेंसेशन, ये मुझे पेन होती है। वो पेन सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए रहती है। जब भी एग्जाम के अंदर इस तरह का सिनेरियो आए कि एक मरीज है, उसको दर्द हो रहा है, और दर्द आपका ज्यादा होता है चूइंग, टाकिंग, टच करने से, और वो जो दर्द है वो शोक लाइक है, ठीक है, वो स्टैबिंग टाइप है, और वो दर्द आपको कुछ सेकंड्स के लिए रहता है, और ये हमेशा सेकंड्स के लिए होता है। मरीज को दो या एक, 2-3 सेकंड होगा, फिर चला जाएगा, फिर दोबारा ट्रिगर होगा तो फिर दर्द आ जाएगा। तो ये बेसिकली ट्राइजेमिनल न्यूरalgia का दर्द होता है। और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? मरीज को कार्बामेजापिन और आपने ऑक्सीकार्बामेजापिन, आप लोग कार्बामेजापिन को याद रखें, ये ड्रग जो है ना वो ज्यादा यूज होती है। तो अब यहाँ पे मैं एक दफा इसको पढ़ देता हूँ। उसने क्या लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है, मरीज को रिकरेंट मतलब बार बार, ब्रीफ एपिसोड का मतलब आपके पास कि सेकंड्स के अंदर होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से दर्द हो रहा है। फ्यू सेकंड्स का एक एपिसोड होगा, वो खत्म हो जाएगा। और पेन यूनिलैटरल होगा, जहां पे आपकी क्रेनियल नर्व 5 की डिस्ट्रीब्यूशन है। यूजली आपका V2 V3 पे दर्द ज्यादा होता है। ये क्यों होता है? आपकी क्रेनियल नर्व 5 का कंप्रेशन होता है वेसल लोब की वजह से। और पेन जो होगी वो मरीज बताएगा डॉक्टर साहब शोक टाइप है या स्टेबिंग टाइप, और ये कुछ सेकंड्स के लिए रहती है। और ट्रिगर क्या हो सकते हैं? फेस को टच करोगे, या चूइंग करोगे, या टैकिंग करोगे। ये आपने याद रखना। ट्रीटमेंट क्या है जी? कार्बामेजापिन और ऑक्सीकार्बापिन। तो भाई ये देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पे ये फर्स्ट एड से जो जिस तरह से ये टॉपिक करवाया है ना, मैं आप लोगों को ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग अपनी फर्स्ट एड को इस तरह से पढ़ते हो, जो चीज लिखी है उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा नॉलेज पता है और कंसेप्ट पता है, आपको ना तो यूएसएमएलई में मसला बनना है, ना प्लेब, ना एनएलई में, किसी एग्जाम में भी मसला नहीं बनेगा। और अगर आप इसको रट्टा मारोगे, भाई रट लो ये ट्रीटमेंट है, ये इसमें आएगी, इसमें ये सिम्टम है, बस वो रट के चले जाओ, तो भाई वो आपको किसी भी एग्जाम में काम नहीं आएगी। और ये जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है ना, ये आपके यूवर्ड के अंदर भी चीजें आनी है। जब आप यूवर्ड के क्वेश्चन करेंगे फॉर यूएसएमएलई, जब आप लोगों ने एनएलई के लिए मेडिकल ऐप के एमसीक्यूज करने हैं, तो ये सारी चीजें वहां पे आपको एमसीक्यूज के अंदर आएंगी। तो कोशिश करनी है जो चीजें आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं इसको अच्छे से करें। और मेक श्योर करें कि जब आप लोग अपनी फर्स्ट एड को पढ़ें,